नमस्कार। सम्मानीय मंच, ये जो मधु मैम ने आज एक कला कुंभ का आयोजन किया है, उस सब में हम लोग तो आभारी हैं ही। साथ में जो ये नए शोधार्थी जो परफॉर्मिंग आर्ट और चित्रकला के विषय के, जिन्होंने फोक आर्ट, हमारी लोक कला जो सुनने में देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विलुप्त होती जा रही है, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। क्योंकि हम लोग उस फोक आर्ट से, उस लोक कला से निकलकर कहीं रील के जंजाल में फंस चुके हैं। तो वो मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे एक पेपर, सिर्फ मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो बहुत अच्छे मायने में, मतलब जितने भी आप ठप्पा से बने हुए जो कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल है, वो बहुत वहाँ का बहुत रिच हुआ करता था, अभी होता है, लेकिन अभी वो बहुत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से उसको हमें वापस से लाना, खोजना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ हम किताबों में, कहानियों में और चलचित्रों में ही उस लोक कला के बारे में बता पाएंगे कि लोक कला ऐसी थी, वैसी होती थी, ये मोटिव्स होते थे, ऐसे आकार होता था। आज इतने सारे हम देखते हैं कि गोबर से घर को लीपना, पोतना, उसके आकार, रंगोली, उसमें कुछ मांडना बनाना, कुछ उसमें अपना एक निजित्व, अस्तित्व उसमें प्रदान करना, वो सब गौण होता जा रहा है। हम लोग मॉडर्निज़म खराब चीज़ नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमारी परंपरा को भी हमें ज़िंदा रखना है, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं उस मोटिव्स में कुछ बदलाव ऐसे हो गए हैं जिसमें फोक इन्फ्लुएंस बहुत है, फोक का प्रभाव इतना अधिक है, लोक कला का इतना अधिक प्रभाव है कि हम उसको जीवन से अलग नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ पे कुछ, क्योंकि विजुअल आर्ट का विद्यार्थी हूँ, इसलिए सोचा था कि कुछ विजुअल्स दिखा के आप लोगों से मैं बात करूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ विजुअल की थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं मैम से भी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उसी मोटिव्स को लेके थोड़ी बात करूँगा और बाकी के वक्ता अपनी अपनी अलग तरह से बात करेंगे। तो उस मोटिव्स में सिर्फ एक मैंगो ट्री होता है, जो रो मैंगो होता है, कच्चा आम होता है, उसी के इतने मोटिव्स बने सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट में कि उसको आप कहीं पे भी, मतलब फ्रूट एक ही है, रो मैंगो, लेकिन उसको लोक कलाकारों ने, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ने, जो कार्वर्स हैं, वुड कार्वर्स हैं, उन्होंने इतने ढंग से अलग अलग रूपों में रूपांतरित किया है कि उसको समझना और उनकी भावनाओं को पहचानना एक बहुत आनंददायी कार्य है। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ मॉडर्नाइज होके एक मशीनी और एक व्यवसायीकरण हो गया है। वहाँ पे जो आज के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, वो अपनी जनरेशन को इस फील्ड में नहीं लाना चाहते। वो कहते हैं नहीं सर, नहीं। मैंने कई बार वहाँ पे विजिट किया, वीडियोग्राफ्स किए, फोटोग्राफ्स किए, कुछ रिसर्च किए, तो कह रहे हैं कि नहीं, हम हमारी आने वाली पुस्तों को इस व्यवसाय में नहीं लाना चाहते। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि व्यवसायीकरण इतना हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो फोक आर्टिस्ट हैं, वो आज वहीं के वहीं पे हैं। सरकार के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, लेकिन वहाँ पे बिचौलियों का इस तरह का प्रभाव, जो मिडिल मैन है, उनका इतना अधिक प्रभाव हो गया कि जो सुविधाएं जो उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, या वो लोग हमारी इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को वो लोग सिर्फ, अगर एक मैं कुछ मोटिव का कुछ बेड कवर या कुछ
रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ तो 200, 300, 400 रुपये मीटर में से भी कम में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उनको पूरे दिन का 200, 400 रुपये नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग विश्व की कुछ जानी मानी हस्तियों में गिने जाएंगे, निसंदेह गिने जाएंगे, लेकिन हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक बार सोचना ही पड़ेगा। सिर्फ ये शोध पत्र पढ़ देने से मेरे या हम सब लोग चर्चा कर लेने से या कुछ पेपर में आ जाने से वो समस्याएं हल नहीं होंगी। मैं आज के जो शोधार्थी हैं उनको भी ये मतलब मेरी तरफ से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो लोग सिर्फ अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए या अपना जनरल में पेपर पब्लिश करने के लिए या अपनी पीएचडी कंप्लीट करने तक ही ना रहें, उस डेप्थ को पहचानें। वो हमारी जड़ हैं, वो हमारी मूलभूत जड़ें हैं, उन जड़ों को पहचान के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोग बिना उसके अपाइज हो जाएंगे, बिना उसके हम लोग एक जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग का धरातल नहीं रहेगा। उस धरातल को पहचानने के लिए, उस धरातल को प्रगाढ़ करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद कहूँगा मधु मैम को कि जी इस तरह का आयोजन उन्होंने किया। ये आयोजन होने चाहिए, होते रहने चाहिए, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। सिर्फ सर्टिफिकेट हम लेके जाएंगे, मेरा फुलफिल हो जाएगा काम, मैं जाके रख दूंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा शोधार्थी का शोध पत्र पब्लिश हो जाएगा और बाकी चीज़ें यथावत। जिनको लेके हम बात कर रहे हैं ना उनको माया मिली ना राम, वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन हम अपना काम उन पे चर्चा करके, उन पे बात करके, उनके मोटिव्स पे बात करके, उनके ट्रेडिशन पे बात करके, उनके कार्य सब कुछ उनका है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कॉलर की तरह वहाँ जा रहा हूँ, कुछ फोटोग्राफ कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन अगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें 1% भी मैं उसके सहयोग के लिए कुछ करूँ तो मेरा ये कार्य सार्थक है। अन्यथा सिर्फ वो मेरा सर्टिफिकेट तक ही कहलाएगा। अगर उस कार्य तक हम नहीं पहुँचते हैं तो हम एक्चुअल में आर्टिस्ट, कलाकार या जन सहयोगी या जन सामान्य नहीं हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य अगर वहाँ तक ही है तो वो चीज़ें बहुत गौण हो गई, बहुत छोटी हो जाएगी, हमारी सोच बहुत छोटी हो जाएगी। तो मैं कुछ मोटिव्स की बात वहाँ पे कर रहा था कि किस तरह से एक मैंगो ट्री से सिर्फ उन्होंने एक नहीं 50 तरह के डिज़ाइंस, अलंकरण उन्होंने बनाए। उस हर एक अलंकरण में अलग अलग मोटिव्स हैं। उस अलंकरण से उन्होंने अलग अलग कंपोजिशन करके अलग अलग भावों को डिपिक्ट किया है। वहीं पे दूसरी जगह पे वहाँ पे उनकी कलर स्कीम, नेचुरल कलर्स जो हमारे सराउंडिंग में हैं। हम लोग अभी क्या करते हैं, रेडीमेड, सब चीज़ रेडीमेड हो गई। आज के बच्चों को एक कैनवास प्रिपेयर करना नहीं आता है, आज के बच्चों को एक सब चीज़ रेडीमेड चाहिए। पहले हम लोग को एक पिगमेंट कलर से कैसे कलर बनाया जाता है। आपने कभी सोचा है कि आम के पत्ते से पीला कलर बनाया जाता है? वो मैंने वहाँ पे जाके उनके साथ में कई दिन गुजारे हैं। वो लोग क्या करते हैं, पीला कलर, नेचुरल पीला कलर प्राप्त करने के लिए गाय माता को पहले आम के पत्ते खिलाते हैं। आम के पत्ते खिलाने के बाद वो जो गौमूत्र करती है, उस जगह से जो मिट्टी निकलती है उसको वो प्यूरीफाई करते हैं, एक ड्रम में या एक बड़े मटके में भर के रखते हैं और उसको रोज़ निथारते हैं। ऊपर रात को हिला के रखते हैं, सुबह उसमें से जो ऊपर का पानी है उसको अलग करते हैं, अलग करते हैं। ऐसे करते करते प्यूरीफाई करने के बाद में एक प्योडी, मतलब एक हल्का ओकर टाइप का कलर मड के रूप में हमें मिलता है। फिर उसको एक बाइंडर के रूप में मिलाकर वो कपड़े पे छपाई करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ आपको सिंथेटिक कलर मिल रहे हैं, यूरिया बेस्ड आपको कलर मिल रहे हैं, बाइंडर जो आपका गुड़ होता था, दही होता था, वो बाइंडर ख़त्म हो गए हैं, रेडीमेड बाइंडर्स आ गए हैं। वहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि वो हमारे बॉडी में क्या रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये अगर 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे इस कपड़े को पहन रहा हूँ तो इसमें जो
केमिकल्स गए हैं, जो रंग गए हैं, वो हमारे स्किन में हमारे को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे ही करेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ब्लैक कलर बनाने का उनका कलर एक अलग तरीका था। गुड़ और जो घोड़े की नाल होती है उससे वो लोग ब्लैक कलर बनाते थे। एक बड़े सीमेंट की नांद में घोड़े की नाल, मैंने पूछा घोड़े की नाल क्यों, लोहा कुछ भी लिया जा सकता है? तो आपने कहा कि नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि घोड़े की नाल में घोड़ा जब टप 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 चलता है तो वो स्लो टेम्पर होता है। वो लोहा एक टाइम पे हल्का गर्म होता है और स्वतः ठंडा होता है, तो वो नेचुरल टेम्पर्ड होता है। वो नेचुरल टेम्पर्ड से हम लोग जो घोड़े की शू को निकाल दिया जाता है वो हम मार्केट से लेते हैं। एक बड़ी सीमेंट की नांद होती है, उसमें हम उसको गुड़ के साथ भिगोते हैं और गुड़ क्या करता है, उसके साथ में एक रिएक्शन करता है। एवरीडे हम लोग उसको हिलाते हैं और उस पे से जो ऊपर का फेना आता है उसको हम निथार के दूसरी चीज़ में, मटके में स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो गाय के गोबर के कंडे को हम जलाते हैं। जलाने के बाद जब वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, उसके बाद गाय के दूध से ही उनको बुझाया जाता है। बुझाने के बाद में जो राख होती है वो उस घोल में मिश्रित की जाती है और उससे वो ब्लैक कलर बनाते हैं। तो वो ब्लैक कलर, फिर उनका ये कथन है कि सर इस ब्लैक कलर को जितनी बार आप धोएंगे वो फीका नहीं पड़ेगा, उसका रंग और गहरा होता जाएगा, उसकी आभ उससे ज़्यादा होती जाएगी। तो इतना लंबा प्रोसेस आज हम शॉर्टकट में आ गए हैं। एक कैनवास रेडीमेड बॉम्बे डाइंग का लेके आते हैं, स्ट्रेच भी आज तो शायद नहीं करते हैं, करना आता नहीं है या हम लोग भी सिखाते नहीं हैं। तो उस चीज़ को जब तक हम लोग आत्मसात नहीं करेंगे कि छोटी छोटी चीज़, अनार के छिलके से लाल रंग, अनार से अलग एक कलर का लाल रंग, बबूल की छाल से एक अलग कलर, मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है उससे एक कलर। तो उनकी एक विधा है, उसमें टाइम टेकिंग है। हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो 1000 रुपये का इतना सा कपड़ा है, लेकिन उस 1000 के पीछे हम लोग एक स्विगी से एक कुछ मटेरियल मंगाने में 1000 रुपये के लिए नहीं सोचते हैं। 2 लोग बैठे हुए हैं, 1000 रुपये इंस्टेंट हम लोग चाय नाश्ते में खर्च कर देते हैं। लेकिन उनसे हम लोग 1000 रुपये में देते हैं तो उसमें 3 बार बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी, मैं वहाँ पे 7 दिन 10 दिन 15 दिन रुका हूँ, उसके पीछे की स्टोरी अगर आप जानेंगे तो वो एक कपड़ा एक दिन में नहीं, वो छपाई एक दिन में नहीं, वो मोटिव एक दिन में नहीं, उसके लिए एक टाइम टेकिंग है। 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीनों भी लग जाते हैं। तो ये सिर्फ मेरा उद्देश्य यहाँ पे एक शोध पत्र पढ़ने का नहीं है, मैं आप लोगों को उस तरफ इंगित करना चाहता हूँ, उस तरफ मेरी बात को ले जाना चाहता हूँ कि आगे कभी हम इस तरह से जो फोक आर्टिस्ट हैं, जिस हम सिर्फ फोक की बात करते हैं, सिर्फ उसको आत्मसात, बाहर भी अभी यहाँ पे देखा मैंने कि एक मिट्टी का कुछ बनाने के लिए वो किया है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जॉय कर रहे हैं, सिर्फ एक फोटोग्राफ कर रहे हैं, एक रील बना रहे हैं। लेकिन उनसे हम लोग इंटरनल, उसके अंदर हम वो आत्मसात होना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके फलित और फुलित होगी। क्योंकि उनका मनोबल अगर टूट गया, मैंने पूछा आप अपनी पीढ़ी को क्यों नहीं लाना चाहते इस क्षेत्र में आगे, आप इतना अच्छे कलाकार, क्योंकि सर वो आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं इसलिए मैं अच्छा कलाकार हूँ, लेकिन मेरी घर की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, मेरी इनसाइड स्टोरी अगर आप जानेंगे कि मुझे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, उसकी फ़ीस देनी है, उसका मुझे कितनी पगार मिलती है, कितना पैसा मिलता है, वो अगर आप जानेंगे पीछे, तो उसके पीछे एक बहुत ब्लैक होल है। सामने हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि कभी भी हम लोग आगे फ्यूचर में कोई भी शोधार्थी अगर जाए और इस तरह का फोक आर्ट को लेके कुछ कर रहा है, तो 1% उन लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ करें। 99% आप अपने लिए करिए, लेकिन 1% उन लोगों के लिए हम सोचें, उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे उनका मनोबल ना टूटे, उनकी जनरेशन भी इस चीज़ को आगे लेके आएँ। ये मेरा एक आप सबसे प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।